गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स क्या है और मोशन के तीन लॉ जो कि हमें न्यूटन साहब ने बताए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट इज फोर्स। तो आपने छोटे से एक डेफिनेशन पढ़ते चले आए हो, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो ये तो बचपन में आप खिला दिया गया था, सिखा दिया गया कि एक डेफिनेशन रट लो, ये डेफिनेशन है मान। बट आपको पता होना चाहिए कि फोर्स, पुश और पुल तुमने सुन लिया है क्या है। तो जो एक्सटर्नल कोई चीज आप लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर, एक्सटर्नल एफर्ट जो है, ठीक है, एक्सटर्नली जो आप एफर्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुल करने के लिए अपनी तरफ, ठीक है, या तो पुश करने के लिए दूसरी तरफ। ठीक है, आप कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं ना, ठीक है, एफर्ट जो आप ताकत लगा रहे हैं वही तो है फोर्स। या तो किसी चीज को पुल करने के लिए या तो किसी चीज को पुश करने के लिए। ठीक है, चाहे हम वो कार में बात कर लें, चाहे हम किसी भी व्हीकल में बात कर लें, और चाहे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में बात कर लें। इज दैट क्लियर। जैसे an external effort is the form of pull or push that changes or tend to change the state of rest or motion or direction or dimension of the body। ठीक है, जैसे एक दीवार है, हम इसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, अब हम चाहे इतना फोर्स लगा लें लेकिन ये सीधी सी बात है, दीवार पीछे शिफ्ट तो नहीं होगी, कुछ नहीं है, फिक्स है ना। तो इसमें कोई मोशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो भी फोर्स है। या फिर किसी को हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो वो रेस्ट में था, हमने फोर्स लगाया, क्या आ गया, मोशन में आ गया। या फिर कार चल रही है तेजी से और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कार खड़ी हो गई, रुक गई, तो क्या थी, मोशन में थी, वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, या तो क्या कहते हैं उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, या तो क्या है उसका पर्टिकुलर जो है रेस्ट में थी मोशन में आ जाती है, या फिर मोशन में होते हुए रेस्ट में आ जाती है। तो यही सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी बॉल को खूब सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे और ज़्यादा वो छोटी होती चली गई, क्या उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। फोर्स लगा रहे हो ना, डायमेंशन चेंज हो गया है एक ही जगह पे, लेकिन उसका डायमेंशन चेंज हो गया। ठीक है, पहले बड़ा था वो छोटा हो गया, क्लियर। या फिर हम बात करें दूसरे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कार मूव कर रही है, कार किसमें है, जब चल रही है क्या है, मोशन में है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, फोर्स लगाया, क्या हुआ, मोशन से वो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। क्लियर। या फिर हमने कार स्टार्ट की और गियर लगाकर गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो क्या हुआ, रेस्ट थी, मोशन में आ गई। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज आपने देखा। ठीक है, तो अब इसी तरह मैंने एग्जांपल बता दिया, भाई बॉल का आप ले लो, डायरेक्शन भी चेंज होती है फोर्स अप्लाई करने से। कैसे होती, ध्यान दीजिए। जब कोई बैट्समैन खड़ा होता है, जैसे कि आज इंडिया टीम खेल रही होगी, पहला टेस्ट मैच है, वो बैट्समैन खड़ा है, बॉल आ रही, बॉल की डायरेक्शन सीधा है ना, जहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही। जब वो बैट से आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज हो रही है ना। अगर चेंज ना हो तो सीधी सी बात है, क्या है, विकेट कीपर के हाथों में चली जाएगी बॉल, हर बॉल पे बैट्समैन कैच आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और सही तरीके से बैट में आ जाता है, ठीक है, एफर्ट लग जाता है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, मोशन का जो डायरेक्शन वो चेंज हुआ ना, पहले वो सीधे सीधे जा रहा था, अब वो डायरेक्शन दूसरी तरफ हो गया, या सीधे हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। क्यों हुआ, हमने क्या एफर्ट अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हल्का सा टच कर दिया और बॉल दूर जाके गिर जाती है, नहीं, हम एफर्ट लगाते हैं ना, ताकत लगाते हैं। ऐसे करके जो ऐसे करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं करते, उसमें ताकत लगानी पड़ती, तभी बॉल मूव करती दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करें, अलग अलग टाइप के फोर्सेस की बात करें। पहले दो कैटेगरी देख लेते हैं। दो कैटेगरी देखते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स
कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में आ रहा है, बोलना चाहते हो बोलो ना उसे। है जी आयुष? तो बोलिए, नॉन नॉन कर रहे हो, आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फटाक से बोलो, आपको आ रहा है जब जी। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट से ही आप समझ में आ गया होगा, जहां पे हम फिजिकली किसी चीज को टच कर रहे हैं और जिसमें हम फिजिकली किसी चीज को नहीं टच कर रहे हैं, वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। आइए फोर्सेस के बारे में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स। जैसे कि हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, बोर्ड को हम शिफ्ट करना चाहें, तेजी से धक्का दें, तो क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इस हाथ से टच कर रहे हैं ना इस बोर्ड को, ऐसा तो नहीं कि उधर चला जाएगा, फिर डायरेक्शन मूव कर जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, हमारे हाथ का कॉन्टैक्ट हुआ ना इस बोर्ड से, तभी तो उसको शिफ्ट करने के लिए धक्का दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? फिर फ्रिक्शन। जब आप साइकिल चलाते हैं, कभी आपने सोचा है कि साइकिल में पैडल मारना बंद कर देते हैं और साइकिल धीरे 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 रुक क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि जो आपका रोड है और जो साइकिल है जहाँ पे कांटेक्ट करती है, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, वो अपोज करता है, रोकता है आपको। भाई आपकी रोड, जब आप साइकिल रोड पे उतारते हैं तो रोड रोकती है आपके साइकिल को कि आप चला ना पाओ, लेकिन जब आप फोर्स लगाते हो वो फोर्स ग्रेटर हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स से साइकिल मूव करने लगती है। वही आप पैडल मारना बंद कर देते हो, धीरे 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 फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने लगता है और जो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो घटने लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा तो है नहीं हवा में प्लेन उड़ता रहता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है? सरफेस में कोई चीज टच होगा था वो ना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर? फिर तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते, चलिए देखें। जैसे कोई एक कार मूव कर रही है, एक साइकिल मूव कर रही है, साइकिल मान लो, वैसे साइकिल तो होता नहीं, तो जो फोर्स, एक फोर्स आपका ये जो है डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? नॉर्मल सा एक आंसर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचने में पड़ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। और आपने अभी थोड़ी देर बाद एक वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन फोर्स एक लग रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, और रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा नीचे डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड, उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये भी कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। ये भी तो बॉडी कॉन्टैक्ट में आने, सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने पे हो रहा है ना, ऐसे तो हो नहीं रहा है। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? या ओके। अब जैसे इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर, ये तो फोर्स हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। भाई आपके ऊपर कोई दिख रहा है कि एक हाथ लगा हुआ है आपको दबाए हुए है, जिससे आप ऊपर उछल ना जाओ या ऊपर उड़ ना जाओ, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? है सराउंडिंग में? कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, जिसको दिख रहा हो बता देना भाई, हमारे ऊपर एक हाथ रखा हुआ है तेजी से सप्रेस कर रहा है, ऐसा कुछ है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक बहुत खेले हो, रेडियो टूट जाए तो उसका सबसे पहले कोई चीज़ निकलता है तो मैग्नेट निकलता है। स्टार्टिंग डेज में याद करिए जब रेडियो आता था सबसे पहले टूटने का इंतजार होता था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक काला काला चीज़ मिलेगा, वो क्या है? मैग्नेट है, उससे खेलने के लिए। और फिर दिखाते भी दोस्तों को, देखो हम उसको पास ले जा रहे हैं, वो दूर जा रहा है। दूसरा वाला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट है ना भाई। नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? साउथ पोल को। क्लियर? साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ पोल को। क्लियर? और दोनों सेम हो जाए तो क्या करता है? रिपल करता है। तो ये कौन सा टाइप का फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके आप लोग ने ये बहुत प्रैक्टिस आपने किया है। जब आप कंघा लेकर अपना खूब बाल झाड़ रहे हैं, घंटों से लगे हुए हैं, जब वो जो कॉम और क्या हो जाए चार्ज हो जाता है, तो हम क्या करते थे? कागज के छोटे छोटे टुकड़े फेंक देते थे और दिखाते थे, देखो जादू जादू हो रहा है। वो जादू नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव भी तो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। इज दैट क्लियर? सेम होता तो रिपल वो भी करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस से जो इफेक्ट देखने को मिला वो भी कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब दो और कैटेगरी बताई गई। एक बताई गई बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ये थोड़ा डेफिनेशन इसकी देख ले क्या होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? डू नॉट चेंज एनी कॉज एनी चेंज इन मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। किसी भी प्रकार का मोशन में बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, इधर कोई एक व्यक्ति ए है फोर्स लगा रहा है, इधर कोई व्यक्ति है बी फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन में? दोनों 100 न्यूटन लगा रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, स्टिल रहेगा। क्यों रहेगा स्टिल? बैलेंस फोर्स है। क्यों बैलेंस है? दोनों भाई देखिए, आपको पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है। तो 100 ये -100 = 0 हो जाएगा ना भाई। ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है ना, दोनों फोर्सों को जोड़ेंगे तो ये 100 है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हमने मान लिया, और ये जो अपोजिट लग रहा है उसको नेगेटिव मानेंगे ना, उसको भी पॉजिटिव 100 थोड़ी कह सकते हैं। दोनों को ऐड माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसके कारण ये ऑब्जेक्ट इधर भी मूव नहीं करेगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है और बस डायरेक्शन अपोजिट है, चेंज है एक दूसरे के खिलाफ। क्लियर? ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स, ठीक है। कार ऐसे रखे रखे ऑटोमेटिक चलने तो नहीं लगती जब तक आप एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाते। आप ऐसे लेटे हुए, आपकी इच्छा नहीं उठने की, अचानक से उठ नहीं जाओगे, ठीक है। आप फोर्स अप्लाई करते हो ना भाई। लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या फर्क है? लिविंग को मोशन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो नॉन लिविंग है उनको मूव करना है तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एफर्ट मस्ट रिक्वायर्ड। साइकिल खड़े खड़े नहीं चलने लगी, ठीक है। चलाने के लिए आपको बैठना पड़े। क्लियर? समझ में आया? अब ये मत कह देना सर रिमोट कंट्रोल कार को हम दूर से चला पा रहे हैं। अरे उसमें भी तो हम कहीं ना कहीं एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके अंदर जो मोटर उसको हम एसेस कर रहे हैं ना कहीं से। क्लियर? चलिए, तो अब अनबैलेंस फोर्स देख लीजिए। अनबैलेंस फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या है कि अनबैलेंस फोर्स जो है उसमें मोशन हो रहा है। मान लीजिए बी फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, और ए फोर्स लगा रहा है कितना? 50 न्यूटन का। ए जो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का और बी फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का। इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट डायरेक्शन अपोजिट ही है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसके कारण क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा? दिस डायरेक्शन में। रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेटर फोर्स किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है? बी के साइड से। तो जिस साइड से ग्रेटर फोर्स लगाया जाएगा, ग्रेटर एफर्ट देखने को मिलेगा, उसके अपोजिट जिस डायरेक्शन में वो ग्रेटर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ गया? चलिए ठीक। फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको पता है, आप लास्ट ही चैप्टर में पढ़े हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रखे हो आप? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या रखे हो आप? एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस u अपॉन टाइम t। ठीक है, तो आप अगर इसको यहाँ पे रख दोगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये ऐसा क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया, मान लीजिए कहीं पे एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला को आप रख करके, सारी वैल्यूज रख करके डायरेक्टली फोर्स आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या बनाया गया? सुलभ बनाया गया है, आसान बनाया गया आपके लिए। क्लियर? समझ आया?
और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2as। मान लीजिए आपको टाइम नहीं पता है, तब कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे देखिए जरा। तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इनटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ऐसे भी तो वैल्यू निकल सकती है, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए अगर वहां पर टाइम नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तभी भी आप उससे क्या निकाल सकते हैं फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना फोर्स अप्लाइड। क्लियर? समझ में आया? दिक्कत है यहाँ पे कोई? चलिए अब फॉर्मूला कैसे आया। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है A, उस पर हमने फोर्स लगाया F। ऑब्जेक्ट A है, फोर्स लगाया F, ठीक है। तो मूवमेंट होगा जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। उसका मास कितना है m, और जो मूवमेंट होगा उसका एक्सेलरेट करेगा। इसी कारण से F इक्वल टू क्या हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। SI यूनिट की बात करें तो बात करते हैं SI यूनिट, इसका न्यूटन है। और CGS यूनिट क्या है मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ठीक है। जहाँ CGS यूनिट क्या है टाइम, ठीक है। आपका SI यूनिट क्या है न्यूटन, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और CGS यूनिट क्या है टाइम। SI यूनिट क्या है न्यूटन, और CGS यूनिट क्या है टाइम। समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए ठीक। और इनका रिलेशन बात करें, और न्यूटन और टाइम का रिलेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 रेज़ पावर 5 टाइम। कितना होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 टाइम, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 टाइम, या हम कह सकते हैं 1 टाइम इक्वल टू 10 रेज़ पावर -5 न्यूटन। क्लियर? वही इसका रेसिप्रोकल। क्लियर? यहाँ पे भाई पावर प्लस में थी, उधर जाके जब उल्टा हो गया तो रेसिप्रोकल माइनस में हो गई। क्लियर? समझ आया? ठीक है। तो मान लीजिए ये इसलिए हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए कभी आपको डाइन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपको किसमें फॉर्म सॉल्व करना रहता है, किसमें SI यूनिट्स में, ठीक है। तो न्यूटन में चेंज करना हो तो आप आसानी से कर सको। क्लियर? इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। समझ आया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इनर्शिया। क्या है आपका इनर्शिया? चलिए देखते हैं फटाफट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है इनर्शिया। क्या बात करेंगे इनर्शिया। सुनाई पड़ रहा है जी। इनर्शिया की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट द सेम ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। मींस किसी भी पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पे लगातार बने रहने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है कि उसी स्टेट पर हमेशा बना रहे। चाहे अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में चाहता है रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो तो आ जाता है मोशन में ही रहे, ठीक है। उसी क्या कहते हैं इनर्शिया। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब आप क्या करते हैं, कोई कपड़े की बात करें, कोई कपड़ा है ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे आप
या फिर कोई कॉइन रखा हुआ है, किसके ऊपर, एक कागज के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, उसे आप खींचने की कोशिश करें तो अगर उसे शूट करें कैमरा में और उसके बाद उस फोटो को स्लो मोशन में देखें तो जो कॉइन है अपनी पोजीशन को मेंटेन लगातार करने की, जिस पोजीशन पे वो रेस्ट पे था उसी पोजीशन को लगातार मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी पोजीशन में लगातार बना रहे, ठीक है। वैसा होता नहीं, वो गिर जाता है, लेकिन वो जो कोशिश कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया बोला गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि रेस्ट की पोजीशन पे आप लगातार बनना चाहें, ठीक, रहना चाहें। इनर्शिया ऑफ मोशन कि आप मूव कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कार में आप बैठे होगे, कार में बैठे रहते हो, जब आप कार मूव कर रही है आप भी मोशन में आ गए हो क्योंकि उसी कार के अंदर आप भी हो। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो आपका सर आगे जाके डेस्क में क्यों लड़ जाता है? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, क्यों कहा जाता है सीट बेल्ट पहनने? इसीलिए ना, क्योंकि जब ब्रेक लिया जाएगा, बाई चांस कहीं सडन ब्रेक लिया जा रहा है तो आपका सर जाके सामने डेस्क पर टकरा जाएगा। इसीलिए आपसे जो कानून नियम बनाए गए, इसलिए बनाए गए सीट बेल्ट पहन के चले, आपको बचाने के लिए, क्लियर। आपका सर जाके टकरा जाता है, क्यों? क्योंकि जो आपकी गाड़ी है वो रेस्ट में तो आ चुकी है, लेकिन आपकी बॉडी जो है फिर भी मोशन में रहने के लिए कोशिश कर रही, उसी मोशन में लगातार बनी रही, इसी कारण से सर आपका आगे जाकर टकरा जाता है। क्लियर, समझ में आया? इज दैट क्लियर जी? तो फिर तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि आप देखो, जब गाड़ी मोड़ी जाती है, गाड़ी इधर मुड़ रही है और आपका सर इधर चला जाता है, क्यों? क्या होता है देखिए जरा, जब आप स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं गाड़ी, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन के लिए आपकी जो बॉडी है आदी हो चुकी है, क्लियर। और जैसे डायरेक्शन मूव करता है तो आपकी बॉडी सेम डायरेक्शन में रहने की कोशिश करती है, इसीलिए जब राइट साइड आप मुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड आपकी बॉडी टिल्ट हो जाती है, और जब आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो राइट साइड आपकी बॉडी टिल्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसी सेम डायरेक्शन में वो अपनी बॉडी रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब बॉडी अचानक से मुड़ रही है तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप कार और बैठे होंगे, जब मुड़ती है कार तो आपका शरीर ऐसे टिल्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, समझ में आया? इनर्शिया क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? चलिए ठीक, अब बात करते हैं इनर्शिया की बात क्यों की गई यहाँ पे, ये भी आप जान लीजिए। इनर्शिया का डिस्कशन करना इसलिए जरूरी था जिससे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे ना, उसमें इनर्शिया का ही डिस्कशन है। अगर इनर्शिया ही ना पता रहे तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन हमें कैसे क्लियर होगा? चलिए अब आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इट्स सेम और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में रहेगा, या तो वो मोशन में रहेगा या तो वो रेस्ट में रहेगा। किसी ऑब्जेक्ट को स्टिल रखा हुआ है वो रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक ना वो बॉडी मूव करेगी किसी डायरेक्शंस में, ना वो बॉडी कहीं मूव करेगी अगर रेस्ट में है तो, और दूसरा अगर मोशन में है वो रुकेगी भी नहीं। कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जब तक हम ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे कार रुक जाएगी, अपने मन से नहीं रुकेगी। हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी रुकेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, ठीक है। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है स्टिल पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, जब तक इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर हम हाथ ऊपर नीचे नहीं करेंगे, कुछ एक्सटर्नली कुछ इफेक्ट आ रहा है ना, तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टिल कहीं रेस्ट पर है। तो यही बोला गया पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन रहे या किसी मोशन में रहे, जब तक हम उसकी क्या कहते हैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, ना वो रेस्ट से मोशन में आने वाला है और ना मोशन से रेस्ट पे आने वाला है। क्लियर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि साइकिल जो चलाते हैं हम, साइकिल चलाते चलाते जब धीरे पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक क्यों जाती? क्या कारण है? क्योंकि उसके पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना।
ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, भले दिख ना रहा हो, आप महसूस नहीं करो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है सरफेस के बीच में जो लगा हुआ है, इसके कारण साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। क्लियर, समझ आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम। कौन सा है आपका? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है जरा समझ लीजिए। मोमेंटम की बात करें तो पहले मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या था? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोड्यूस ऑफ इट मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है कि उसके मास और वेलोसिटी के कारण, ठीक है, जो मेजर कर रहे हैं हम, क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसका मोमेंटम क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या। क्लियर, क्या है उसका? अगर हम मैथमेटिकली बात करें उसका फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इक्वल टू क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या है? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी सी बात है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है तो हमारा सीधी सी बात है मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर, दूसरी चीज हमें जान लीजिए, एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया भाई? मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, इसीलिए क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। भाई अगर मास ग्रेटर में होगा, वेलोसिटी कम होगी, तभी भी मोमेंटम ज्यादा होगा। वेलोसिटी ग्रेटर होगी, मास कम होगा, तभी भी वेलोसिटी ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास बढ़ेगा और वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो। ठीक है, मास किसी चीज का जीरो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मास जो है आपका क्या कहते हैं कुछ ग्रेटर है और वेलोसिटी जीरो है, तब क्या है? मोमेंटम तभी भी जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मास इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, मोमेंटम इक्वल टू हो गया मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, अब मोमेंटम दिया हुआ है और आपको मास दिया हुआ है तो वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों हमने वेक्टर बोला? इसका रीजन है कि वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, सीधी सी बात है, मास और मास से मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी, इस कारण से हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपने मोमेंटम देख लिया, अब सेकेंड लॉ को देखते हैं जरा फटाफट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या है कि अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक हमारा मान लीजिए ए ही है, सेम ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें हम कोलिजन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। एक सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? क्या होगा? v2। ठीक, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। मास सिमिलर है, m यहाँ पे भी है वहां पे भी है, मास चेंज तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, मास सिमिलर है, कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? PV माइनस PU मीन्स इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस हो जाएगा। फाइनल और इनिशियल में जो आपका फाइनल मोमेंटम था और इनिशियल मोमेंटम था, उसी का डिफरेंस निकालोगे तभी तो पता चलेगा कितना मोमेंटम अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली हम कहें तो वेलोसिटी को भी माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हमारा v है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा कौन सा है? u है। इज दैट क्लियर? ठीक है,
विद रिस्पेक्ट, हमने हमेशा बोला क्या है, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे टाइम बोला गया है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम t हो जाएगा। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन टाइम। क्लियर। अब यहाँ पे m चाहो तो आप बाहर ले सकते हो, तो m बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। और आपको पता है v और माइनस u बाई टी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, v माइनस यू बाई टी को आप एक्सेलरेशन के इक्वल रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ma हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रोपोर्शनल बोला गया है, इक्वल नहीं बोला गया, प्रोपोर्शनल बोला गया। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो अभी हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा मास भी 1 है और हमारा जो एक्सेलरेशन वो भी 1 है और मोमेंटम भी 1 है, तो हमारा कांस्टेंट भी 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। k हम हटा देंगे, k कब हटेगा, जब हमारा मास और एक्सेलरेशन और क्या कहते हैं हमारा इवन दो मोमेंटम सभी क्या हो, आपका 1 हो। इज दैट क्लियर। चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, आप आ सकते हो अभी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हाउ टू कैच अ बॉल, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बॉल कैसे कैच करते हैं। हमने मान लिया कि फोर्स क्या होता है, जो अप्लाई करेंगे हम कैच को लेने के लिए, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम रहता है, ठीक है। इन सभी को हमने मान लिया क्या, कांस्टेंट, क्योंकि के मास भी सेम रहेगा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगा, तो हमने सबको मान लिया कांस्टेंट। तो जब लास्ट टाइम मोमेंटम क्या था, प्रोपोर्शनल था, तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ा इक्वल करने के लिए। अब ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अगर हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो सीधी बात के हट जाएगा, तो f इज इनवर्सली डायरेक्टली मींस अगर टाइम ऊपर हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं है तो इनवर्सली मींस अपॉन 1 अपॉन t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना टाइम आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना कम झटका लगेगा आपको उस बॉल को कैच करने में। जैसे कि आप बंदूक की हमने बात की, बंदूक अपने शोल्डर पे रख के अगर आप चला रहे हैं तो जितनी तेजी से बुलेट निकलेगी, तो आप थर्ड लॉ भी पढ़ने वाले हो, रिएक्शन भी होगा उतना तेजी से, तो आपके शोल्डर टूट सकता है। क्लियर। तो जैसे क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, एवरी एक्शन हैव इट्स ऑलवेज हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन का उसका उतना ही आपको रिएक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप अगर तेजी से आप आकर दीवार से टकराएंगे तो हो सकता है कि दीवार अगर कमजोर होगी टूट जाएगी, लेकिन आपको भी चोट लगेगी। क्लियर, समझ में आया, इज दैट क्लियर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी देख लेते हैं। ये वैसे नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें तो कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं, तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों टाइम पे मोमेंटम सेम रहता है। क्लियर, ये बोला गया है। आइए उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी प्रकार का अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, मीन्स क्या आप समझते हो, दो ऑब्जेक्ट्स में टकराव हो रहा है, अलग अलग फोर्स, बैलेंस फोर्स तो है नहीं, अलग अलग फोर्स से मूव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात उनकी कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले दोनों टाइम में मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यही हमें बताते हैं, ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम होता है। चलिए देखिए, सीधी सी बात है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये इनिशियल, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे हो जाएगा v1 फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए के लिए। ऑब्जेक्ट बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 हो जाएगा। क्लियर, सिमिलर नहीं रह सकते क्योंकि सेम वेलोसिटी नहीं है ना, इनिशियल ना फाइनल, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए।
ठीक है। जब कोलिजन होता है तो फोर्स अप्लाई होता है दोनों साइड से, और उसके बाद थोड़ी दूर ऑब्जेक्ट मूव करती है। जब कोई दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होता है, ऐसा तो नहीं लड़ के वहीं खड़े हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते, नहीं, लड़ते हैं तो दूर दूर जाके गिरते हैं। क्लियर? तो अब जब कोलिजन हो रहा है तो दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स एक तरफ से इधर से दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट वो अपोजिट है, डायरेक्शन उनका क्या है, इनवर्स, दोनों एक खिलाफ है। ये कोलिजन के समय के, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, वो मूव करने लगेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। फिर उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 मान लिया। क्लियर? तो m1 v1 प्लस m2 v, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो गया, ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम। ये कह रहे हैं इन दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है। दोनों का मोमेंटम जोड़े, कोलिजन के पहले का कोलिजन के बाद का, तो सेम रहता है। ठीक है। अब हमने मान लिया, इसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जब फोर्स क्या है, इक्वल होता है, दो फोर्स इक्वल हो सकते हैं बट उनकी डायरेक्शन अनइक्वल होगी, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आपको देखने को मिल रहा है, माइनस साइन। ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो पहला फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए द्वारा लगाया जा रहा है, F1 इक्वल टू हो जाएगा m2a2, और F2 क्या हो जाएगा, माइनस m1a1। क्लियर? डिफरेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, m2a2 लगाया जा रहा है। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, F2 जो m1va1 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? एक तो यहाँ पे जो हम थे, कहाँ पे थे, फोर्स जो है अपोजिट है भाई, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इक्वल होगा, बट यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई। दोनों जो बॉडीज हैं तभी तो कोलाइड करेंगे जब दो एक दूसरे के खिलाफ आ रही हैं। जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तब कोलाइड होने के चांसेस कम रहेंगे ना। तब तो भाई हम बात किस पे कर रहे हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के खिलाफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, माइनस का साइन देखने को मिल रहा है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a2, और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m1a1। माइनस क्यों है मैंने बताया ही आपको, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। क्लियर? अब एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है, बट यहाँ पर हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस un अपॉन t। क्लियर? और यहाँ v1 माइनस u1 अपॉन t, t और t कैंसल आउट हो गया, मास सेम नहीं है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा वो भी कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए नहीं कैंसल आउट हुआ है। ठीक है। अब मास से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो m2v2 प्लस माइनस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। क्लियर? अब एक दूसरे को इधर उधर आप चेंज कर देंगे तो आपको यही सेम इक्वेशन मिल जाएगा, m2v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 इज प्लस m2u2। क्लियर? मींस कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों टाइम का मोमेंटम सेम है। समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कर लें सभी लोग, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मास बात करें गन की तो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और मास बात करें बुलेट की तो mb हो जाएगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कोलिजन, सॉरी बुलेट फायर करने के पहले। तो फायर करने के पहले क्या रहेगा, mb ub प्लस mg ug। क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फायर करने के पहले है। ठीक है। फायर करने के बाद क्या हो जाएगा, फायर करने के बाद mg vg प्लस हो जाएगा mb vb, ऐसा होगा। क्लियर? आपको पता है जब बुलेट आप फायर नहीं किए हैं तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है। ठीक है। तो ये 0 इंटू आप mg करोगे तो सारी 0 ही हो जाएगा। इधर भी गन भी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, बुलेट भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। दोनों 0 0 हो गया तो क्या करेंगे, 0 इक्वल टू क्या हो गया, mg vg प्लस mb vb। ठीक है। मान लीजिए बुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें आप ये बता सकते हैं। ठीक है।
दोनों का सम 0 के इक्वल होता है। क्लियर? आप चाहो तो एक को उधर ले जाओगे, नेगेटिव हो जाएगा, आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आपसे कभी कोई पूछ ले क्या फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है, क्या कहते हैं, बुलेट फायर में, तो आप बता सकते हो कितना रहता है, कैसा रहता है। क्लियर? तो आप लोग सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। कल हमें आप क्वेश्चन आंसर सुना रहे हैं आप एनी हाउ, ठीक है। जिनके पास नोट्स ना हो या कुछ ना हो तो आप बता दीजिएगा, हम उसको सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।